आदाब नाजरीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ जो कि मुहाजिर खानदानों के साथ जुड़ी है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ी है और एक बार फिर से सीएजी की एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डेटाबेस रिलीफ और बहाली के महकमे के जरिए तैयार डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया और मुहाजिर खानदानों को जो इमदाद दी गई साल 2004 तक 2004 से 2007 के दरमियान, उसमें एक बार फिर सवाल उठे हैं कि 47 खानदानों में 51 लाख से ज्यादा की रकम तकसीम की गई, लेकिन सीआईडी और हाईकोर्ट की फहरिस्त में कई नाम गैर मौजूद थे। इसके बावजूद भी ये इमदाद तकसीम की गई, ये रकम तकसीम की जाती रही। मुहाजिर खानदानों को दी जाने वाली रिलीफ का मामला इसलिए सुर्खियों में है चूंकि सीएजी की ताजा रिपोर्ट में यह पता चला है कि जम्मू के अंदर मुहाजिर खानदानों का डेटा जो कि रिलीफ और बहाली के महकमे के जरिए तैयार नहीं किया गया और रिपोर्ट ही ये बताती है कि जम्मू के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी की तरफ से अहल मुस्तफिदीन की शनाख्त के बावजूद पैदाइश, मौत, अलहदगी की वजह से मजीद अपडेट नहीं किया गया था और जो मुहाजिर खानदान हैं उनकी दुरुस्त तस्दीक नहीं हुई। अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 तक, आज से 14 बरस पुराना ये मामला है। साल 2004 के अप्रैल महीने से सितंबर 2007 तक 51.37 लाख रुपए के बकायाजात जो कि मुहाजिर खानदानों को अदा किए गए, जो ना तो सीआईडी की फहरिस्त में मौजूद थे और ना ही हाईकोर्ट की फहरिस्त में इन खानदानों का नाम था। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि 78.63 लाख रुपए की अदायगी इस्तिफादा कुनंदगान को की जरूर गई, उन्हें दी गई जो नामजद फहरिस्तों में शामिल नहीं थे और इसकी जांच की जरूरत है, यानी तहकीकात पर जोर दिया गया है ताकि नाअहल मुस्तकिन से वसूली जो है वो हो और किसी तरीके से मजीद ये रिलीफ या बहाली का काम मुतासिर ना हो। सीएजी की रिपोर्ट में जब ये खुलासा हुआ 84 ऐसे मुहाजिर खानदान हैं जिनको बताया जाता है कि 67.14 लाख रुपए की नकद इमदाद की इजाफी तकसीम हुई। 49 मुहाजिर खानदानों को जहां पर मुहाजिरिन के तौर पर रजिस्ट्रेशन से पहले की मुद्दत के लिए 75.53 लाख रुपए की बकायाजात की नाकाबिल कबूल अदायगी की गई। और यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चले कि यह भी पता चलता है कि सीएजी ने यह भी इंकिशाफ किया है कि मुहाजिर खानदानों को नकद इमदाद से इनकार किया गया था जिन्हें पहले ही अहल करार दिया गया था और इनका जिक्र सीआईडी की फहरिस्त में भी था, लेकिन उन लोगों को सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद दी गई। उन लोगों में 51 लाख से ज्यादा की रकम तकसीम की गई जिनका नाम ना तो हाईकोर्ट की फहरिस्त में था, ना ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास तहकीकात का बार बार दावा करने के बावजूद इस फहरिस्त में इन 47 खानदानों का कहीं पर नाम ही नहीं था। और इस बीच ये भी बताते चलें कि हालांकि इन खानदानों को मुफ्त राशन की इजाजत थी, ये जरूर रिपोर्ट में खुलासा हुआ और कैग की रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि नवंबर 2017 से पब्लिक फाइनेंशियल पोर्टल पर डायरेक्टरेट यानी पीएफएमएस मैनेजमेंट सिस्टम
मोड के जरिए दिसंबर तक डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसके तहत 2020 तक नकद इमदाद की तकसीम पहले ही की जा चुकी है। और यहां पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 2015 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, उस वक्त की हुकूमत ने पीएमडीपी के यानी वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत रजिस्टर्ड जम्मू के जो मुहाजिर खानदान है उनको 2500 रुपये फी शख्स की शरह से नकद इमदाद की अदायगी की मंजूरी दी थी, जो कि 18 से लागू होकर फी खानदान ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये फी माह कर दी गई। महीने में जो 2500 पहले हुआ करती थी 2018 से 10,000 उसे किया गया। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है। लेकिन जिस तरीके से 2004-2007 के दरमियान काम हुआ उस पर सवालिया निशान है और तहकीकात का मुतालबा भी हो रहा है। तहकीकात का जरूर इसमें जिक्र सीएजी की तरफ से भी रिपोर्ट में किया गया है। चलिए, हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन जेके पीस फोरम सतीश मालदार साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी वक्त देने के लिए। साल 2004 अप्रैल के महीने से 2007 तक बड़े पैमाने पर जो पैसा ट्रांसफर किया गया, लेकिन उन खानदानों को नहीं गया जो डिजर्व करते थे, ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आपकी नजर में क्या कुछ ये पूरा मामला है, कुछ और इसमें और एड ऑन आप कर पाएंगे? इस बात को लेकर हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि द गवर्नेंस हैज टू बी देयर, देयर इज अ फेलियर ऑफ कंप्लीट गवर्नेंस ऑन द ग्राउंड। ये खाली इस बात को लेके नहीं, आप देखिए 1990 से लेके इवन हम 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 से लेके आज तक भी हम जो बातें कर रहे हैं, जिसमें जितने भी लोगों की जो पॉलिसीज है या प्रोमिसेस किए गए थे आज तक कभी भी डिलीवर नहीं हुए हैं। इवन ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कोई अवेलेबल नहीं है। ऑल लेटर्स आर इग्नोर्ड, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज सॉट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, दे इग्नोर द इंफॉर्मेशन। देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच ऑन ओवरऑल the fund regulation is concerned. Now whatever the funds are given, that is always diverted. I will give you a small example. 9 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने टुवर्ड्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स के लिए 2.5% ऑफ द बजट एलोकेट रिकमेंड किया जेएंडके गवर्नमेंट को। जी, अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक उसको जेएंडके गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं कर रही है। वेयर एज दे आर यूजिंग द फंड्स, दे आर प्रोजेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग दे नो देमसेल्व्स वेल। अच्छा सतीश साहब, ये 47 खानदान जो बताए जाते हैं उस वक्त किसी लिस्ट में नहीं थे। 2007 के बाद इनका क्या हुआ? अभी तक तो वही मैं कह रहा हूं। आप ये तो आपको मैंने एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं कि दैट व्हेन यू टॉक अबाउट एनी स्कीम, ये तो एक जस्ट इट इज जस्ट वन पॉइंट। आप किसी भी दिशा में देखेंगे देयर इज अ कंप्लीट मिस गवर्नेंस, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स विद इन द जेएंडके। आपको मैं एक और दूसरा एक आपको हवाला दे रहा हूं जी। देयर आर, अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट की मैं कह रहा हूं, देयर आर मोर देन 5,000 non-migrants drawing the relief cash withdrawal from the state government पिछले 25 साल से। There is a loss of 2,000 crores. We have submitted the report to the JNK government, to the CBI. No action is taken on because the people are involved into it. जी, यानी आप ये बता रहे हैं कि एक बिंदु है कि आप एक खाली एक 45 फैमिली को मत लेके जाए। आप जिस भी दिशा में जाओगे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आपको मिलेगी। अच्छा, जो अहल खानदान है जिनका प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत भी जिनको ये रकूमात दी जानी थी, ये पैसा मिलना था, क्या उनमें से सारे जो जितने लोगों को दिया जाना चाहिए था जो रजिस्टर्ड थे उनको मिला है या नहीं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि आज के वक्त में भी सिर्फ 2004 और 7 की बात नहीं है, आज के वक्त में भी कमियां हैं? एब्सोल्युटली, आज की बात कर रहा हूं। आप 2004 की मैं कह रहा हूं, तब से भी लेके आज भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉर, बट उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। तो अब आप ये लेके चाहिए जो लोग कंप्लेंटें कर रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, अभी कल गवर्नर साहब ने बयान दे दिया एक लोगों को कि भाई 7,500 एप्लीकेशनें आई हैं, जिसमें हमने कश्मीर के माइग्रेंट, जिसमें सारे तबके हैं, मुसलमान भी हैं, सरदार भी है, कश्मीरी पंडित भी है, उनके लिए जी हमने 4,000 लोगों के निपटाए जी। अरे जनाब, आप ये देखिए जितने भी एनक्रोचमेंट्स मंदिरों में हुई है, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट कोर्ट के ऑर्डर्स लगे हुए हैं,
उसके बावजूद वो खाली नहीं करवाए गए, और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है किसको दिया। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन डाली, मेरे को तो आज तक नहीं दिया, उल्टा बोला कि आपको केस क्लोज हो गया है। तो फर्जी रिपोर्टें डाल के केस क्लोज कर रहे हैं। कौन सा केस कर रहे हैं? हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स, वो फर्जी रिपोर्टें डाल के तहसीलदारों से, पटवारियों से केस क्लोज कर रहे हैं। कौन सी गवर्नेंस हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा किसी को भी। जी अच्छा, आपने इन सारे खानदानों का जिक्र किया, इसके 47 के अलावा भी आप बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो पैसा निकालते हैं लेकिन हिसाबो किताब नहीं है। हुकूमत की मानती है, या जो सीएजी की रिपोर्ट में भी पता चलता है कि 2015 में फी शख्स को, एक शहरी को, एक नागरिक को आप में 2500 रुपए मिलता था, और उसके बाद 2018 से एक और जो है वो स्कीम नाफिज हुई, 10,000 तक बढ़ाया गया। 2015 के बाद 2018 तक जब सरकार ये बता रही है, रिपोर्ट भी आज इसकी पुष्टि कर रही है कि 13 जून 2018 से इसे बढ़ाकर 3250 तक का इजाफा हुआ है। फी महीना जो आपको मिलता था वो आज के वक्त में सबको मिलता है, 13,000 तक जो किया गया है पर मंथ जो होता है नहीं मिलता। अगेन उसमें फर्जी बहुत सारे, मैं वही तो कह रहा हूं, मोर देन 5,000 एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस आर देयर। पॉलिटिकल पीपल, पॉलिटिकल वर्कर्स आर ड्राइंग, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो अपने कांग्रेस के हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मोर देन 5,000 पॉलिटिकल वर्कर्स आर गेटिंग द कैश रिलीफ। किस बात का पॉलिटिकल वर्कर को मिलेगा कैश रिलीफ? आर दे आर नॉट माइग्रेंट्स? अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये बात आपने लाई है खुद? गवर्नर साहब के पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली नोटिस लाई है, एंटी करप्शन के को दी है, सीबीआई को दी है। अगेन नथिंग इज हैपनिंग। अब आपको मैं फर्दर बता रहा, आप कह रहे हैं ये तो एक बिंदु, मैं तभी बार बार कह रही एक बिंदु है। बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए, सबको पता है पीक ऑटोज ने जब रिलीफ देने की बात थी, देयर इज मोर देन 400 करोड़ रुपीज जो वैट अमाउंट उनको जमा करना चाहिए था, अभी तक उनसे रिकवरी नहीं हो रही है पीक ऑटो से। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको इन्होंने बेनिफिट दिया, बट दे हैव नॉट रिकवर्ड द मनी फ्रॉम देम। एक आखिरी चीज बताइएगा, 400 प्लस दिन हो गए, जगती नगरोटा के अंदर भी हम प्रोटेस्ट देख रहे थे। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके मामलात भी क्या इसी से जुड़े हुए हैं या थोड़े से अलग हैं? उनके साथ आप खड़े हैं? वो देखिए, वो उनके अलग है, दे वांटेड एनहांसमेंट। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो जेन्युइन लोगों तक पहुंचना चाहिए था, जो भी प्राइम मिनिस्टर का फंड आ रहा है या कोई भी फंड आता है या स्कीम आती है, ये जेन्युइन लोगों तक मिलना चाहिए जो बेचारे इसके हकदार हैं। बट हो क्या रहा है, जो इसमें बिचौलिए हैं, जो इसमें दलाल हैं, कुछ लोग विद इन द गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के इसको मनी को डाइवर्ट करके फर्जी रिपोर्ट बना के इसको आगे चलाते हैं, और जो लोग जिसके हकदार हैं उनको कभी मिलता नहीं। तो सतीश साहब, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा, ये जो आप बता रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता, आपके पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो सरकार के नोटिस में कभी आपने लाए, इन खानदानों को ये पैसा जाना चाहिए लेकिन वो इस वक्त साइडलाइन कर दिए गए हैं? सर, मैंने आपसे बार बार फिर से कह रहा हूं, मैंने 5,500 लोग, पॉलिटिकल वर्कर्स जो रॉन्गली ड्रॉइंग द कैश सबमिट किया है, वो आज से नहीं 25 साल, 2,000 करोड़ से ज्यादा का सरकार को नुकसान हुआ है। Contrary to that, there are a lot of orphans, there are a lot of widows, there are a lot of half widows जिनको गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि आप उनको बेनिफिट देंगे, बट दे हैव नॉट इग्नोर्ड, दे हैव नॉट बीन गिवन एनी बेनिफिट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश मालदार साहब। जो हम खबर बता रहे थे उसमें 4 चीजें और भी उन्होंने जोड़ दी हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो है उसमें 47 खानदानों को जिनके बारे में तफसीलात पता ही नहीं थी, डेटा था ही नहीं, लेकिन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें 51 लाख से ज्यादा रुपए दिए गए, रकम तकसीम की गई। लेकिन उसमें जेके पीस फोरम के चेयरमैन सतीश साहब ये बता रहे हैं कि कई ऐसे और भी खानदान हैं, ये सिर्फ 2007 तक बात नहीं है, उसके बाद भी कमियां इतनी है कि आज के वक्त में भी जो मुस्तहिक अफराद है उन तक पैसा नहीं पहुंचा है, और कई ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से अकाउंट्स बना रखे या फिर उसके बाद दस्तावेजात सरकार तक पहुंचाए वो पैसा ले रहे थे। बहरहाल तहकीकात का मामला है और हो सकता है कि अब इस पर तहकीकात भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया कराए। सतीश मालदार साहब कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने बता दिया है। कुल मिलाकर सीएजी की इस रिपोर्ट में इंक्वायरी का भी जिक्र किया गया है जो माजी में हुआ, लेकिन सतीश साहब के मुताबिक आज के वक्त में भी ऐसा ही चल रहा है। बढ़ते आगे, बात सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के नौगाम चक इलाके में, जहां पर कल देर शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ था। रात देर गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा। सुबह सुबह गोलियों का सिलसिला थमा और पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई खत्म हो गई। मिलिटेंट 2 की मौजूदगी के मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया, तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जब फोर्सेज की मुश्तरका टीम मुश्तबे मकाम के करीब पहुंची तो मिलिटेंट 2 ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई हुई और सर्च ऑपरेशन इस तरीके से एनकाउंटर में तब्दील हुआ।
जवाबी कार्रवाई में अगरचे कोई नुकसान की कोई खबर मिलिटेंटों को नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज यहां नुकसान से दुचार हुए। 3 फौज के जवान इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी हुए थे और अब उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है, जो इस वक्त फौज के अस्पताल में श्रीनगर में जेर इलाज है। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी तस्दीक कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा था, इतलात थी, लेकिन सुबह होते होते ऑपरेशन उस वक्त खत्म कर दिया गया जब यह पता चला कि इलाके से मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे और उसके बाद ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,86,384 नए कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 3,06,357 मरीजों ने शिफायाबी भी हासिल की, जबकि 573 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। मुल्क में कई दिनों के बाद फाल केसेस में गिरावट दर्ज की गई और फिलहाल उनकी तादाद 22,02,470 तक बताई जाती है। योमिया पॉजिटिव केसेस की शरह 19.59% है। वहीं मुल्क भर में अब तक 163 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। घंटों के दौरान 5,606 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 8 अफराद इस वायरस से जम्मू कश्मीर के अंदर इंतकाल कर गए। जम्मू सूबे में 1353 और वादी कश्मीर में 4,253 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मजमूई तौर पर 4,14,700 से पार केसेस की तादाद यूनियन टेरिटरी में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान रिकॉर्ड की गई। अमवात के बारे में भी बिलतरतीब जम्मू सूबे में और कश्मीर वादी में 4 रिपोर्ट दी गई हैं। अब तक 4,635 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। जम्मू सूबे में 2,264 और वादी कश्मीर में 2,371 अफराद अब तक कोविड-19 का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। जम्मू कश्मीर में 2020 में वबाई बीमारी शुरू होने के बाद अब तक के सबसे ज्यादा यूमिया केसेस मंगल के रोज रिपोर्ट हुए, जब 6,570 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू के अंदर 1500 से ज्यादा केसेस मुख्तलिफ अजला से रिपोर्ट हुए। वादी के अंदर भी ताजा तरीन इन्फेक्शन के केसेस श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा आए, जहां पर 1305 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बडगाम के अंदर भी 803, बारामूला 440, पुलवामा में 134 से ज्यादा केसेस, बांडीपुरा में 66, 528 केसेस अनंतनाग के अंदर भी रिपोर्ट हुए। वहीं जम्मू सूबे के अंदर भी 265 जम्मू जिले में, जबकि शोपियां के अंदर 100 से ज्यादा केसेस, राजौरी में 78 केसेस, डोडा में 84, कठुआ के अंदर 38, सांबा में 84, किश्तवाड़ 10, पुंछ 49, रामबन के अंदर 181 और रियासी में 22, जबकि नए साल के आगाज से ही जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के इन मामलात में सभी अजला में इजाफा दर्ज हुआ है। चलिए जम्मू आपको लिए चलते हैं और नए साल के मौके पर जहां पर सरगर्मियां थोड़ी सी महदूद हुई थी, परेशानी काफी ज्यादा रही, तमाम तरह के टेस्टिंग के लिए भी कोशिशें हुई और आज भी टेस्टिंग का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद केसेस काफी ज्यादा जम्मू जिले से, जम्मू प्रोविंस के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर शशि सूदन साहिबा हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू की। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए डॉक्टर शशि साहिबा। अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है जीएमसी और इससे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं आपकी नजर में? जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी मामले बढ़ रहे हैं और ये एस्टैब्लिश हो चुका है फैक्ट कि काफी ट्रांसमिसिबल वायरस है और परिवारों के परिवार इकट्ठे इन्फेक्टेड हैं। वो ऐसे मालूम होता है कि एक खांसी, जुकाम और बुखार, बॉडी एक्स का एक जो क्लिनिकल सिंड्रोम है, ये सारे यहाँ पे काफी देखने में आ रहा है। और जब टेस्ट करते हैं तो ये कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। ये जो थर्ड वेव में ट्रेन है, इसने अपनी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बदली है, कुछ बदलाव आया है जिसमें खांसी, जुकाम, अपर रेस्पिरेटरी, कटार और ऐसे सिम्टम्स ज्यादा देखने को आए हैं जो पहली 2 वेव्स में नहीं थे। तो ये तो है कि शायद जो हम मामले देख भी रहे हैं ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। पॉजिटिविटी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड है ये वायरस ठीक ठाक, लेकिन ज्यादा ध्यान रखने की बात है हमारे 2 वर्ग जो हम बोलेंगे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज।
चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर चूंकि ओपीडीज में भी काफी ज्यादा लोग अभी भी आ रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस में थोड़ी चेंजेस लाई गई हैं, चूंकि हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कोई प्रेशर ना पड़े और आप भी टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो आसानी से चलाएं, तो मामूल के मुताबिक काम चल रहा है या किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं दिन ब दिन हॉस्पिटल में? आपने बिल्कुल ये ठीक कहा। कोशिश ऐसी की जा रही है कि कोविड के साथ जीना हमने सीख लिया है सबने, और नॉर्मल रूटीन सर्विसेज और जिंदगी चलती रहे। ओपीडी सर्विसेज 100% चल रही है ताकि कोई कम से कम लोगों को दिक्कत हो, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जो बिना मास्क के, और वो भी मास्क ठीक से ना पहना हो और यहाँ पे ओपीडी में दिखे। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे बिल्कुल वो निर्देश जो है वो सारे और साइनेजेस रखे हुए हैं, और हैंड सैनिटाइजेशन तकरीबन हर लोग काफी जागरूकता है, और हैंड सैनिटाइजर लिए हुए ही लोग नजर आ रहे हैं, और जगह जगह साबुन पानी से हाथ धोने के लिए भी हमारी सिंक्स काफी मौजूद हैं। डॉक्टर्स की भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और डॉक्टर्स भी काफी जितना हो सके जन चेतना जागरूकता करते जा रहे हैं। एक और अभी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, वो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो वो भी कुछ मेरे को विद इन अ कपल ऑफ डेज हम कर देंगे कि जो मरीज घर से ही डॉक्टर की सलाह लेना चाहे वो वहां से ले सकते हैं। वैसे ई संजीवनी हमारा कंटिन्यूसली लोगों को पता रहना चाहिए कि ऐप डाउनलोड करनी है और डॉक्टर से वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले भी सकते हैं। एक लास्ट चीज डॉक्टर साहिबा, एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहेंगे, आज के वक्त में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, 2-3 दिन पहले हमने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा भी कोविड का शिकार हुआ, कल भी राजौरी के अंदर 16 साल की एक बच्ची कोविड पॉजिटिव थी, उसकी डेथ हो गई। तो क्या बच्चों में भी ये कोविड का ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है? अभी क्या कुछ रुझान है? अभी मेरी नोटिस में भी 3 डेथ्स आई है, लेकिन तीनों बच्चे जो थे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे। एक बच्चा जो 6 महीने का आप कह रहे हैं वो ल्यूकीमिया था, उसको बेसिकली ले से रेफर हुआ था, और उसके ऊपर उसको सेकेंडरीली कोविड इन्फेक्शन भी हुआ, तो डेथ उसकी प्राइमरीली दूसरी डिजीज से हुई है। लेकिन हमारा सबका दायित्व बन जाता है कि जब हमारी सोसाइटी में हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे बच्चे हैं जो काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं ऑलरेडी, या हमारे बुजुर्ग वर्ग में काफी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो हर एक का दायित्व है कि इसको लाइटली ना ले। हमें ट्रांसमिशन चेन हर एक को रोकने का की जिम्मेवारी है, ताकि हमारे जो वर्ग हैं, 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज विद कोमॉर्बिडिटीज, इनको हम बचा कर रख सकें इन्फेक्शन से, क्योंकि नुकसान यहाँ पे ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शशि सूदन साहिबा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल हैं और बात कर रही थी मौजूदा जो हालात हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और बच्चों को भी कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए इस मौलिक मर्ज से, इसके लिए भी उनके मुताबिक की जो अमवात हुई हैं उसकी तस्दीक भी कर रही हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये ट्रेंड ज़रूर देखा गया है, छोटे बच्चे भी कुछ पॉजिटिव कोरोना के शिकार ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। सिर्फ कोविड की वजह से डेथ उनकी वजह नहीं बताई जाती है कि कोविड की वजह से हुई, दीगर बीमारियां भी इन बच्चों को थी। बात शुमाली कश्मीर की ज़ेवन बांडीपुरा की, ये वो गाँव है, दूर अफ्तादा गाँव, जो शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में मशहूर हरमुख चोटी के दामन में वाक़ है। साल 2020 के अवाइल में अपने आगाज के बाद इस वबाई मर्ज को रोकने में बहुत हद तक पहली मरतबा ये इलाका कामयाब रहा है। गांव में अब तक कोई केस आज के वक्त में नहीं है और इसके तमाम आबादी को कोविड के खिलाफ टीके लगाए गए हैं। गांव बांडीपुरा शहर से 28 किलोमीटर के फासले पर है और सफर का पहला 10 किलोमीटर सड़क के जरिए या इस इलाके के अंदर पहुंचने के लिए मुश्किल जरूर पेश आती हैं। 18 किलोमीटर पैदल सफर इन पहाड़ियों पर करना पड़ता है। तिब्बी अमले की जानिब से भी वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी के साथ चलाया गया और गुज़श्ता दिनों चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा ने दावा किया कि 100% 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला यह पहला गांव पूरे मुल्क के अंदर बना है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहला मुल्क है। जबकि ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, इस गांव के अंदर काफी हद तक पिछले 2 सालों में पहली मर्तबा ये गांव कोविड से पाक करार दिया जा रहा है।
कश्मीरी मुसलमानों ने एक बार फिर मजहबी हम-आहंगी, अखुवत और इंसानियत नवाजी की उम्दा मिसाल कायम की, जहां जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में तुलमुल हाल्ब के अंदर हिंदू मुस्लिम रिवायती भाईचारे की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब इस गांव के मकामी कश्मीरी पंडित मास्टर मखन लाल रैना की आखिरी रसूमात पूरे गांव के लोगों ने अंजाम दी। जनूबी जिला पुलवामा के इस गांव के रिहायशी मकामी कश्मीरी पंडित मास्टर मखन लाल रैना का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हुआ, जबकि उनके पड़ोसी कश्मीरी मुसलमानों की एक भारी जमीयत ने न सिर्फ आनजहानी मकामी मास्टर मखन लाल रैना की आखिरी रसूमात सर अंजाम दी, बल्कि उनकी अर्थी को अपने कंधों पर उठाने के अलावा चिता को आग लगाने के लिए दरकार लकड़ी और दूसरी चीजें मुहैया कराई। मकामी कश्मीरी पंडित मास्टर मखन लाल रैना के बारे में बताया जा रहा है कि 1990 की दहाई में जब बेशतर कश्मीरी पंडित वादी छोड़कर चले गए तो उन्होंने यहीं अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहने को तरजीह दी और लोगों के मुताबिक इलाके की अहम शख्सियत में हमेशा से उनका शुमार होता रहा है और उनके जाने के बाद गांव सोगवार है। रेलवे की वजारत ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की 35,000 से ज्यादा पोस्टों पर ग्रुप डी के दूसरे मरहले और पहले मरहले के इम्तिहानात पर पाबंदी लगाने और 5 रुकनी कमेटी तश्कील देकर मुश्तइल तलबा की शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। बिहार में तलबा के पुरतशद्दुद एहतिजाज को देखते हुए वजारत रेलवे ने एक बयान जारी करके फैसले की जानकारी दी। एनटीपीसी के दूसरे मरहले का कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान 15 से 19 फरवरी और ग्रुप डी तकनीकी असामियों के लिए पहले मरहले का कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होना था। ताहम मुबैना धांधलियों के बीच एहतिजाज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यहां तक कि रेलगाड़ी की 4 बोगियों को मुश्तइल तलबा ने आग की नजर कर दिया, जिसके बाद मुतलका वजारत को यह इकदाम करना पड़ा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।